वेलकम टू फॉर्मुलेटर। आज हम लोग देखने वाले हैं। अब लगभग मटेरियल साइंस में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हमें सिर्फ पीवाईक्यू लगवाने, जैसे कि मैं आज पेपर कोड 10240 साइड 2 है, उसका मैं पीवाईक्यू आज करवाऊंगा। ठीक है। तो इसमें पहले सीक्वेंस रखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे जितने भी होते हैं, और उसके बाद जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अप्रोच रखना है कि 7 क्वेश्चन अपने वो करने हैं, तो जो इजीएस्ट होगा उसको करेंगे एग्जाम में। ओके। ठीक है। और मैं अभी जैसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा कि टिक लगाना है, आगे बढ़ना, मैं सारे एस्पेक्ट को समझाते हुए चलूंगा। ओके। और अभी आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि किस तरह से सारी टर्मिनोलॉजी आपको दोबारा रिवाइज होगी, और आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ओके। ठीक है। और फिर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कांट बी डिटरमाइंड बाय टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट सबसे पहले याद करेंगे। टेंसाइल टेस्ट में हमने क्या किया था? टेंसाइल टेस्ट में हमने एक डॉग बोन शेप टाइप का मटेरियल लिया था, जो कि माइल्ड स्टील था। उसको हमने यूटीएस मशीन में रखा था, और उसको उस पर टेंसाइल टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, जिसके कारण उसमें और फ्रैक्चर तक उसकी लोड लोड एक्चुअली तो हम लोग लोड और डिफ्लेक्शन ही कैलकुलेट करते हैं ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि लोड और डिफ्लेक्शन का ग्राफ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो डिपेंड कर जाता है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे, और हमें चाहिए मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ना करे। वो यूनिफॉर्मली, मतलब एक मटेरियल है तो उस मटेरियल की खासियत बताए, ना कि वो डिफरेंट यदि वेरी कर जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगेंगे, वो सब ना बताए। हमें चाहिए कि हाँ, ये डक्टाइल, ये माइल्ड स्टील है, 275 मेगा पास्कल ये टेंशन लगाएंगे तो फेल कर जाएगी, चाहे वो 10 mm डायमीटर का हो, चाहे 20 mm, कितना भी का डायमीटर हो। तो इसलिए हम लोग क्या, किसका डायग्राम किए? स्ट्रेस स्ट्रेन का। स्ट्रेस में क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है, तो अपॉन एरिया है तो वो यूनिट एरिया के निकल जाएगी, इसीलिए स्ट्रेस निकालेंगे और स्ट्रेन निकालेंगे, और उसके बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ठीक है। इसमें से बोल रहे हैं कौन सा टेंसाइल टेस्ट में अपन प्रॉपर्टीज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स एंड वाई एक्सिस, ये है सिग्मा, ये है ईटा। ठीक है। और जैसे कि हमने स्ट्रेस लगा, मतलब क्या होता है कि अब जैसे 20 किलो न्यूटन का पुल लगाना है, तो ऐसा नहीं कि अचानक 120 किलो न्यूटन का पुल लगा दे। ऐसा नहीं करते, नहीं, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट लोड हो जाएगा। अब 20 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, मतलब पहले 0 लगा रहे, फिर 10 लगा रहे, फिर 15 लगा रहे, फिर 20 लगा रहे, ग्रेजुअल ग्रेजुअल लोड लगा रहे। ओके। तो ग्रेजुअल लोड लगाने से क्या हुआ, मान लीजिए पहले पहले कुछ स्ट्रेन इस तरह से, स्ट्रेस स्ट्रेन इस तरह से वेरी की, मतलब स्ट्रेस इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक स्ट्रेन, जो कि हमने क्या बोला था, हुक्स लॉ में ये होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। सॉरी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके। तो ये पॉइंट क्या हुई आपकी, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हुई। ठीक है। यहां तक क्या हुआ कि ऐसा नहीं बोल रहा है कि यहां तक मटेरियल इलास्टिक है, यहाँ ये बोल रहा है कि हमने जब टेंसाइल टेस्ट किया तो इस पॉइंट तक हमें लीनियर बिहेवियर दिखा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा लीनियर बिहेवियर शो करता है। ठीक है, समथिंग ऐसा। आ, तो वैसे थोड़ा सा लीनियर, ये लीनियर लग रहा है लेकिन लीनियर है होगा नहीं। ठीक है। ये समथिंग स्लाइड कर बनाएगा, और समथिंग फिर ये इसका नॉन लीनियर बिहेवियर यहाँ पे पिक पे पहुंचेगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे
ये इल्ड प्लेटू कहते हैं इसको, और यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और यहाँ पे बॉडी आपकी जाके फ्रैक्चर कर जाएगी। तो ये है। तो हमें इल्ड, फिर हमें बोलता है कि हाँ चलो हमें ये पता चल गया कि हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यील्ड स्ट्रेस पे। तो ये होता है अपर यील्ड स्ट्रेस, अपर यील्ड स्ट्रेस, और ये होता है लोअर लोअर यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो हम एवरेज मान के चलते कि हाँ समथिंग कुछ यहाँ पे आपकी ये थी यील्ड स्ट्रेस होगी। और यील्ड स्ट्रेस भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये काफी नजदीक होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपना हुक्स लॉ लगा सकते हैं। हुक्स लॉ क्या कहते हैं? हुक्स लॉ क्या कहता है? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, जिसके कारण क्या आता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ईटा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा वाई, और ये स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, tan थीटा, दैट इज यंग्स मॉडुलस, और इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा वाई बाई ईटा वाई। तो यहां से ईटा वाई क्या निकल जाएगा, सिग्मा वाई बाई ई। तो यहां से हम यील्ड स्ट्रेन भी पता कर सकते हैं, ठीक है, यील्ड स्ट्रेन पता कर सकते हैं, हाँ तो यील्ड स्ट्रेन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और ई क्या होता है आपको पता है, यंग्स मॉडुलस है, जो कि स्टिफनेस को शो करता है, ठीक है। ओके जी, मतलब जिसकी मतलब मान लो किसी की यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, उसका मतलब स्लोप ज्यादा होगा, इस तरह से कुछ होगा। और कोई रिजिड बॉडी है, उसका उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, इनफाइनाइट ट्रेंड करेगा। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कितना भी चाहो स्ट्रेस लगा लो, आप कितना, ये मतलब आपको ये ये आपकी मान लीजिए ऐसे कोई बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने स्ट्रेस लगाए लेकिन कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि आप कुछ भी कर ले उसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, हाँ रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। ये आपका और एक बॉडी जिसको कहते हैं हम लोग ये, कि नाम मात्र का स्ट्रेस लगाने से, मतलब एकदम हल्का सा स्ट्रेस भी लग गया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा, ओके। जैसे कि पानी होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड, एयर वाटर दोनों आएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हल्का से भी मिनिमल अमाउंट ऑफ शियर लगाने पे क्या होता है, वो परमानेंटली डिफॉर्म करना चालू कर देता है। तो ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल शो कर देगा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। और ये क्या होगा, परफेक्टली रिजिड बॉडीज। और ये क्या, ये नॉर्मल मटेरियल, डिफॉर्मेबल मटेरियल जिसको बोलेंगे, डिफॉर्मेबल मटेरियल। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, फिर यील्ड स्ट्रेस आता है। यील्ड स्ट्रेस वो पॉइंट है, इसके बाद वो प्लास्टिकली ऐसा बिहेव कर, जैसे कि ऐसा बिहेव करने लगा, लगता है कि जैसे वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू हो गया, जैसे देख रहे हैं एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे कंटिन्यूअस स्ट्रेन मिलने लगी है, तो वो आपका यील्ड स्ट्रेस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और जैसे और भी बता देता हूँ, ये क्या कहलाता है, ये आपका यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। और ये एक्चुअली सबके लिए नहीं, ये एग्जांपल है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए क्यों है माइल्ड, ये एक्चुअली माइल्ड स्टील का एग्जांपल है, जो कि क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, इसीलिए ये प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब मान लीजिए कहीं पे इलास्टिक लिमिट होगी। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट जैसे हम ये बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि
वहां तक बॉडी आपकी इलास्टिकली बिहेव करेगी, जैसे कि मैंने वहां पे लोडिंग किया और मैंने छोड़ दिया और वापस अपने रिगेन शेप पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जो भी स्ट्रेन होंगे वो प्लास्टिक स्ट्रेन होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये लगभग आपका प्लास्टिक स्ट्रेन शो करेगा। इधर क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, पता ही होगा। स्ट्रेन हार्डनिंग बोले तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्ट्रेन कॉज करने के लिए ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको स्ट्रेस बहुत कम लगानी पड़ती है, जैसे कि आप देखेंगे टेंशन टेस्ट में क्या होता है कि इधर बीच वाली की एरिया घटती जाती है और वो वहां से ब्रेक कर जाती है, ठीक है। ठीक है। और अब आते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या हम इलास्टिक लिमिट इसमें पता कर सकते हैं? तो इलास्टिक लिमिट होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ तक आपका लीनियर बिहेवियर था, ठीक है। यहाँ नॉन लीनियर बिहेवियर था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं इलास्टिक लिमिट होगा, इलास्टिक लिमिट है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे, ये हमें पता ही नहीं चल पाएगा। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब है यहाँ तक बॉडी आपकी इलास्टिसिटी शो कर रही है, इसका मतलब वो अपने शेप को रिगेन कर रही है, ओके। ठीक है, शेप को रिगेन करी, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा मटेरियल को छोड़ के कि वो रिगेन कर पा रही है कि नहीं। तो ये टेंसाइल टेस्ट में नहीं आता है, इसमें हम क्या करते हैं, रिग्रेस लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जिसके कारण हमको इलास्टिक लिमिट पता चलता है। तो इलास्टिक लिमिट आप क्या है, इलास्टिक लिमिट टेंसाइल टेस्ट से नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ गया। जहां तक आपका ये फॉलो करता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट आते हैं तो क्या आता है, यंग्स मॉडुलस आता है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेन क्या होता है, यील्ड स्ट्रेन क्या होता है कि यहाँ के बाद आफ्टर दिस प्लास्टिक स्ट्रेन, आफ्टर दिस स्ट्रेन इज कंटिन्यूअस, ओके, ठीक है। ये वो स्ट्रेन है, सो सॉरी, आफ्टर दिस स्ट्रेन इज कंटिन्यूअस। हाँ, ये इसका एग्जांपल होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ही चीज को रिलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या है, यील्ड स्ट्रेन है, ईटा वाई, और वो क्या है, सिग्मा वाई, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हम करते हैं कौन सा, अब ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको क्वेश्चन आएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यील्ड स्ट्रेन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यील्ड स्ट्रेस को भी समझ पाएंगे, और इलास्टिक लिमिट को भी। और ये मैंने कुछ एग्जांपल भी दे ही दिए कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होते हैं, यूटीएस क्या होता है, फ्रैक्चर क्या है, ये क्या होता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंडिकेटिव ऑफ। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ किसका इंडिकेटिव है? तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के लिए हमने इम्पैक्ट टेस्ट किया था, हमने देखा था कि हमने एक जो आइजो टेस्ट किया था, उसमें हमने नॉच लगाया था, और उसमें हमने क्या किया था, एक हथौड़े से हथौड़े से उस पे मारा था ताकि वो फ्रैक्चर कर जाए। और फ्रैक्चर करने के बाद क्या हो रहा था, वो मान लीजिए एच हाइट पे वो कुछ एच2 हाइट पे, अब उसकी जो हाइट होगी उस थोड़ी सी कम होगी, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी उस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो फ्रैक्चर होने से पहले जितनी मटेरियल मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा फ्रैक्चर होने के पहले, उसको क्या बोलेंगे कि ज्यादा अच्छा मटेरियल, मतलब वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, ठीक है। किसमें होता है ज्यादा, डक्टाइल मटेरियल में होता है ज्यादा, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये डक्टाइल मटेरियल में क्यों ज्यादा होता है, क्यों क्यों ज्यादा होता है उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की फ्रैक्चर होने से पहले, तो कौन करता है सबसे ज्यादा, जैसे ये है आपका, ये आपका ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल, और ये कुछ आपका है ब्रिटल मटेरियल। तो आप देख रहे फ्रैक्चर होने से पहले, ये कुछ यहाँ फ्रैक्चर होने से पहले ये सिग्मा ईटा
और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब, तो एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ मटेरियल अप टू द फ्रैक्चर क्या होता है, उसको हम टफनेस बोलते हैं। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से ये मटेरियल ऐसे बाउंड, मतलब यहाँ पे आप जैसी, वेट, तो देख रहे हैं इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी एक डक्टाइल मटेरियल, लेकिन वहीं पे ब्रिटल मटेरियल क्या करेगी, इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो एनर्जी कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अप टू द फ्रैक्चर, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अप टू द फ्रैक्चर। लेकिन अप टू द यील्ड लिमिट कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रिटल मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रिटल रेजिलियंस ज्यादा है, टफनेस टफनेस किसकी ज्यादा है, देखो जैसे लिख देता हूं मैं, टफनेस किसकी ज्यादा है, डक्टाइल मटेरियल की। और रेजिलियंस किसकी ज्यादा है, ब्रिटल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल की रेजिलियंस क्यों ज्यादा है, क्यों उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो अप टू द यील्ड अप टू द यील्ड लिमिट जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और ये अप टू द ये यील्ड लिमिट मान लो है, तो यहां तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है ये वाली एनर्जी ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल अप टू द यील्ड लिमिट ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। बट जब बात इंपैक्ट स्ट्रेंथ की तो होती है, तो हम उसमें फ्रैक्चर पॉइंट देखते हैं कि फ्रैक्चर होने तक कौन सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो होता है डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया अंडर द सिग्मा ई रीजन है वो आपको टफनेस को क्वांटिफाई करता है। ओके ओके, एक्चुअली आपकी यूनिट किस में आएगी, ये आप जैसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी यूनिट जूल में नहीं आएगी। ओके, क्योंकि ये सिग्मा ईटा का ग्राफ है तो आपको जूल पर क्यूब में मिलेगा। ओके, यही आपको एनर्जी में निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप पी डेल्टा का ग्राफ बनाते हैं, लोड डिफ्लेक्शन का, जो हमने एक्चुअली में टेंसाइल टेस्ट किया था तब बनाया था। और ये भी समथिंग ऐसा ही बनेगा। और यहां पे आप जब निकालेंगे, यहां पे आप यहां पे आप निकालेंगे ये जो एनर्जी, ये डेल्टा, ठीक है, यहां पे जो आप एनर्जी निकालेंगे वो जूल में आएगी, और यहां पे जो एनर्जी निकालेंगे वो आपकी किस में आएगी, जूल पर क्यूब में। तो ठीक है, आंसर तो हमको समझ में आ गया कि टफनेस होगा। ठीक है, अब बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इलास्टिसिटी। अब कोई क्वेश्चन में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसको वापस अपने शेप में रीगेन करवाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज ट्राइंग टू रिवर्ट बैक इट्स नॉर्मल शेप एंड साइज। ओके, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस भी हमने डिस्कस किया था। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है, हार्डनेस जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने क्या किया था कि वो समथिंग इंडेंटेशन, इंडेंटर से इंडेंटेशन करवाया था जिसकी ज्यादा डेप्थ हो रही थी, इसका मतलब वो हार्ड कम है। जिसकी कम डेप्थ हो रही थी उसको बोलते हैं वो हार्ड ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, लोकलाइज्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लोकलाइज्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज, लोकलाइज परमानेंट डिफॉर्मेशन से हम पता करते हैं कि उस मटेरियल की हार्डनेस क्या है। हार्डनेस क्या है, ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। और स्टीफनेस, स्टीफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज ट्राइंग टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। ये सबसे कंफ्यूजन होता है कि स्टिफनेस और इलास्टिसिटी में अंतर है या नहीं है। इलास्टिसिटी है उसकी प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो उसको वापस शेप में लाना चाहती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने
मैंने किसी किसी बॉडी को इलास्टिकली मान लीजिए डिफॉर्म किया, 275 मेगापास्कल उसकी यील्ड स्ट्रेस है, मान लीजिए मैंने 200 मेगापास्कल है, और जैसे ही मैंने वो रिमूव किया तो वो वापस अपने शेप में आ जा रहा है। वो किसके कारण से आ रहा है? वो उसकी प्रॉपर्टी जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन उसके बाद डिफॉर्म करेंगे तो उसके बाद वो कैसे आता है? वो लीनियर ही आता है, लेकिन किसके पैरेलल आता है? यंग्स मॉडुलस के पैरेलल आता है। समथिंग लाइक दिस। वेट, ये मान लीजिए आपकी ग्राफ है, आपने यहां तक लोड किया, मान लीजिए पी पॉइंट तक, और आपने फिर से अनलोडिंग की तो वापस से अपने शेप पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने वही क्या किया, अब आपने लोड किया समथिंग यहां जा, यहाँ इस पॉइंट तक लोड किया, तो ये रिटर्न बैक कैसे होगी? ये आपकी रिटर्न बैक होगी इस, जो इसकी स्लोप कितनी है, तो ये भी यंग्स मॉडुलस के स्लोप के होते हुए ये पैरेलल यहाँ पे कट करेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो है इलास्टिक स्ट्रेन है जो कि इसने रिकवर कर ली। ये क्या हुआ, ये अभी भी उस मटेरियल में है, ये अभी पूरी तरह से अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाई है, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगी फिर? प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया। स्टीफनेस क्या हो गया फिर? स्टीफनेस का पैमाना क्या है? यंग्स मॉडुलस। यदि टेंशन लगा रहे तो यंग्स मॉडुलस, शियर लगा रहे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कहीं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग लगा रहे तो वहां बल्क मॉडुलस। और जिसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो डिफॉर्म होने नहीं देगा। जैसे कि आप, मैंने पिछले वाले में बोला था कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है, उसकी यंग्स मॉडुलस इनफिनाइट है। इनफिनाइट कहने का मतलब है आप डिफॉर्म कर ही नहीं पाओगे उसको, ऐसा रियली एग्जिस्ट करता नहीं है, बट हम मानते हैं। ओके, फॉर सिंप्लीफाइंग आवर स्टडीज। ओके, तो इलास्टिसिटी डिस्कस हो गया, हार्डनेस डिस्कस हो गया, स्टीफनेस डिस्कस हो गया, टफनेस। तो टफनेस तो बता ही दिया। टफनेस क्या होता है कि जो फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना एनर्जी है जो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टफनेस, ठीक है। लेकिन इस पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा और वो मैंने डिस्कस किया है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टफनेस, ठीक है। अब आते हैं, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है कि जैसे एनिलिंग एनिलिंग हम लोग प्रोसेस समझे थे, उसमें बेसिकली हो क्या रहा था? तो उसमें हो ये रहा था कि हम ऑस्टेनाइट था, ऑस्टेनाइट को हम परलाइट में चेंज कर रहे थे, लेकिन वो परलाइट कैसा था? कोर्स परलाइट था। कोर्स परलाइट कहने का मतलब है ग्रेन ज्यादा है, ग्रेन बाउंड्री कम है, ठीक है। तो वो एक एनेलिंग होता है। और एक एनेलिंग क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई डिफॉर्म मटेरियल है, तो डिफॉर्म हम किस लिए कर रहे हैं? किस लिए करते हैं कि डिफॉर्म करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, आप सीक्वेंस वाइज समझते जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे देखो एनेलिंग होता है, सो मैं डिस्कस करूंगा इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी रहने देते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो बेसिकली ये समझो कि एनेलिंग एक टाइप का ये होता है कि हम डिफॉर्म करते हैं किसी मटेरियल को, और उसके बाद उसकी जो हीटिंग करते हैं, किस लिए करते हैं हीटिंग? ताकि वो पहले जो वैल्यूज है वो उस वैल्यूज को अटेन कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हीटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम? 3 प्रोसेस है, रिकवरी, recrystallization, एंड दिस इज ग्रेन ग्रोथ। तो कोई मान लो डिफॉर्म मटेरियल है, उसमें सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जो उस पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस आए हैं, रेसिडुअल स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं। नो माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज, माइक्रो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज
कोई भी माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है, मतलब कोई भी उसकी मतलब केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मतलब जो भी ग्रेन्स है वो ग्रेन में आपकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपका जो रेसिडुअल स्ट्रेस है जो कि प्लास्टिकली डिफॉर्म करने से आया है वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें ये हुआ। और इसमें क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन में, रिक्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि न्यू ग्रेन्स स्टार्टेड फॉर्मिंग, नए ग्रेन्स बनने चालू हो जाते हैं। और ये कहां पे होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होता है, जिसको मान लीजिए हम टीएम से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे आने पे वो क्या होता है कि नए ग्रेन्स फॉर्म होना चालू कर जाते हैं, जो कि नए नए प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, आएगा। ओके, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, इसको मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। और ग्रेन ग्रोथ क्या है, ग्रेन ग्रोथ, अब जो ग्रेन बन गए अब इससे ज्यादा हीटिंग हुई, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाते गया, मैंने टीएम पे पहुंचा, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, जो लगभग मान के चलिए 0.5 0.4 टू 0.5 0.4 टू 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आर से डिनोट कर देते हैं, कि मतलब जो भी मटेरियल है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी आधी जो टेम्परेचर पे होगी, ये केल्विन में होगा मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा। जैसे मान लो आयरन, कोई भी मटेरियल है, सपोज वो मान लो 1500 केल्विन पे 1500 केल्विन पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है उसकी, तो 750 केल्विन पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आएगा, यदि मतलब 750 केल्विन तक उसको पहुंचा दिए तो, और न्यू ग्रेन्स फॉर्म होना, और उसके बाद भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, ग्रेन्स जो भी स्टार्ट फॉर्म हुआ है स्टार्ट करना, वो क्या करते हैं, ग्रो होने लगते हैं, ग्रेन्स ग्रो, और यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेंथ घटने लगती है, स्ट्रेंथ घट जाती है। ठीक है, यहाँ इस जोन तक रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेस इंप्रूव होगा, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और यहाँ पे आप इसके बाद भी प्रोसेस छोड़ देते हैं तो ग्रेन ग्रोज होंगे और कोर्स होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, तो ग्रेन स्ट्रक्चर कौन रिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है, ग्रेन्स आर न्यू ग्रेन्स स्टार्टेड फॉर्मिंग, मतलब रिफाइन, नए ग्रेन्स बनने चालू हो रहे हैं, तो किस में होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू वी ऑब्जर्व अ कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रेट, तो डिफॉर्मेशन रेट से तो आपको पहली बात क्रिप क्रिप का मतलब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्रिप हमने क्या देखा था कि हमने मटेरियल लिया, कांस्टेंट स्ट्रेस लगाया, ठीक है, वो जो स्ट्रेस था वो इलास्टिक लिमिट के बहुत अंदर था, मान लो 275 मेगापास्कल पे स्टील ब्रेक कर जाता है, तो मैंने 200 मेगापास्कल ही लगाया, और वो समथिंग मान लीजिए प्लास्टिकली इलास्टिकली स्ट्रेन स्ट्रेन आई उसमें। ठीक है, अब ये कांस्टेंट स्ट्रेन लगा ही हुआ है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण क्या होता है, ये डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, धीरे 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 ये इसकी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन थी वो और डिफॉर्म होते 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 प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाती है, दैट फेनोमेनन इज नोन एज क्रीप। ठीक है, जैसा कि आपने पोल वोल में तार तार लटकते हुए देखा होगा, पहले आप देखोगे जब लगा हुआ स्टार्टिंग में, जब हमने जब जब लगता है वो नया नया, तो आप देखते हैं कितना स्ट्रेट देता है, ठीक है, पर एट अ टाइम धीरे धीरे पीरियड 4 साल 5 साल 6 साल होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, किस कारण हो जाता है, उस पर लग तो अभी तक कांस्टेंट स्ट्रेस ही मान लो
क्या लग रहा है उस पे, उसका उसका वेट, खुद का वेट ही लग रहा है, और कुछ तो लग नहीं रहा है, वो कांस्टेंट कांस्टेंट लोड लग रहा है, ठीक है। उसके कारण कुछ कांस्टेंट, शुरुआत में कुछ डिफॉर्मेशन रही होगी एकदम नेग्लिजिबल, लेकिन वो धीरे धीरे क्या दिखते हैं, प्लास्टिकली डिफॉर्म कर जाती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम फेनोमेनन है, ठीक है। आप टाइम देंगे तो ये डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्रीप, मैंने एक और बात बोला था, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे ये क्रिप ज्यादा डोमिनेट करता है, ओके। जैसे कि आप टरबाइन ब्लेड्स में देखते हैं, टरबाइन ब्लेड हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो हाई टेम्परेचर पे तो वहां पे क्रिप फेनोमेनन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि वहां भी जो थर्मल स्ट्रेसेस आने वाले, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस ही आएंगे क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, तो वो कांस्टेंट टाइप के थर्मल स्ट्रेस आते हैं, ओके। तो ठीक है, वो धीरे धीरे वो भी क्रिप के फेनोमेनन कारण रिफॉर्म करते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज करते हैं। वो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें बताते चलूंगा। तो क्रिप, पहले क्रिप, इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन of a body applied under constant load. It is a permanent deformation of a body applied under constant load for a long time. ठीक है, मान लो कोई बॉडी है, तुमने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, कुछ डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाते हैं, तो उसका कुछ, तो ये क्या है, ये डिफॉर्मेशन जो भी है, ये कैसे रुकते नहीं है, इसीलिए ना, इसके लिए जैसे, जैसे इसमें क्या है, जैसे टेंसाइल टेस्ट में क्या है, मैंने 10 मेगा पास्कल लगाया तो समथिंग स्ट्रेन आई, तो वो चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन एट अ लॉन्ग टाइम मैंने वही स्ट्रेस रखा, तो क्या होता है कि उसी सिग्मा पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस मिलने लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे। पहले कम स्ट्रेस होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नेचर का है, तो इसलिए हम क्या इसके लिए यूज कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन रेट, ओके, डिफॉर्मेशन रेट, ओके। तो ये मान लो ईटा डॉट है, ये टाइम है, तो समथिंग एट जीरो टाइम पे जब हमने सिग्मा स्ट्रेस लगाया तो कुछ यहाँ पे ईटा नॉट स्ट्रेस होगी, ठीक है, ईटा नॉट डॉट, ठीक है, ईटा नॉट डॉट नहीं होगी, okay, ठीक है, ईटा नॉट डॉट, फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो डिफॉर्मेशन रेट है वो बहुत स्लो रहता है, मतलब स्टार्टिंग टाइम के पीरियड में, जैसे शुरुआती के दिनों में उसका जो डिफॉर्मेशन रेट है वो बहुत स्लो रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लोप क्या है, घटते जा रहा है, डिफॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन स्लोप ईटा 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 डॉट बढ़ रही है, डिफॉर्मेशन रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये टाइम, सॉरी, डिफॉर्मेशन रेट नहीं बढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि स्लोप देख रहे धीरे धीरे घटते जा रहा है, इसका मतलब है डिफॉर्मेशन बहुत स्लो है, ठीक है। फिर आता है आपका, इसको बोलते हैं स्टेज वन, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीनियर होता है, डिफॉर्मेशन रेट जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वो मेंशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होता है कि डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी देख रहे रेट आप धीरे धीरे इनफाइनाइट को ट्रेंड करिए, इसका मतलब डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज, कौन सा हो गया, ये स्टेज 3, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी रीजन बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेडी स्टेट रीजन बोलते हैं इसको। और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को बोलते हैं टर्शियरी टर्शियरी रीजन। ठीक है, ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे था। आपको आंसर तो मिल ही गया, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रेट होगा तो क्या होगा? स्टेडी स्टेट क्रीप स्टेज होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्रीप स्टेज नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्चर स्टेज भी नहीं होगा, ट्रांजिएंट भी नहीं होगा। तो ये गलत है। ठीक है, ये मान लो T1 टेम्परेचर पे, और मैंने क्या बोला था, एक नोट का पॉइंट है, मैं अभी भी लिख देता हूं कि क्रीप आर हाई टेम्परेचर फेनोमेनन। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे ये क्रीप जो बिहेवियर है वो ज्यादा, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा ये कुछ इस तरह से शो करने लगेगा, T2 ग्रेटर देन T1। मतलब हाइयर टेम्परेचर पे उसकी जो क्रीप होने की, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। और इसके भी और इसके कंसीडर में हमने क्या बोला था कि जैसे टरबाइन ब्लेड्स है तो टरबाइन क्रीप जैसे हाई टेम्परेचर फेनोमेनन है। जैसे टंगस्टन टंगस्टन का बल्ब होता है जो कि जनरली अब यूज नहीं होता है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा पीला वाला बल्ब, तो उसमें जो फ्यूज होता है एक्चुअली वो फ्यूज नहीं होता है, वो इस क्रीप फेनोमेनन के कारण मेल्ट हो जाता है। मेल्ट नहीं होता है वो, जस्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म कर जाता है। ठीक है, कोई मेल्ट नहीं करता है वो। तो उसका टंगस्टन का बनाने का रीजन क्या है कि टंगस्टन की मेल्टिंग टेम्परेचर कितने बहुत ज्यादा ही होती है, मतलब 2910 केल्विन के अबाउट समथिंग, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, तो इसलिए हमने टंगस्टन से बना। और जैसे कि हाई टेम्परेचर फेनोमेनन है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि अ, एक मिनट से क्रीप क्या है, हाई वेट, फास्ट लिखने रहता हूँ, मेरी राइटिंग खराब हो जाती है। हाई टेम्परेचर फेनोमेन। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, यदि आपने ये देखा हुआ, ये क्या है तो पढ़ लिया, आपको पता चल गया होगा कि ये इधर ग्रेन्स है, कुछ ऐसे शेप में होते हैं। ठीक है, और ये क्या है जो लाइनिंग शो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेन बाउंड्रीज। ये क्या है, ये क्या है आपका ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, और ये क्या है आपके ग्रेन्स है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे वेट, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ग्रेन बाउंड्री क्या होती है, वीक होती है, और ग्रेन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि ग्रेन बाउंड्री ज्यादा रहे या ग्रेन ज्यादा रहे? हम चाहते हैं कि ग्रेन ज्यादा ज्यादा रहे। ग्रेन बाउंड्री जितना कम होगा उतना हमारे लिए सही होगा, नहीं तो वो फेल कर जाएगी। और तो ग्रेन बाउंड्री कम करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा हो सकता है कि ग्रेन बाउंड्री कम, कुछ ऐसा, सिर्फ आप देख रहे कितनी कम ग्रेन बाउंड्री है, सिर्फ ये और ये है। ठीक है, और इसीलिए टरबाइन ब्लेड्स में क्या इस्तेमाल किया जाता है, टरबाइन टरबाइन ब्लेड्स हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो अपने को अपने वो ग्रेन बाउंड्री कम से कम रखना है, ग्रेन बाउंड्री कम से कम रखना है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं,
सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज करते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज करते हैं। इसका मतलब है देयर इज नो ग्रेन बाउंड्री एट ऑल, एक भी ग्रेन बाउंड्री नहीं होगी तो वीक होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, देयर इज नो ग्रेन बाउंड्री। ओके, ठीक है, तो ये क्रीप फेनोमेनन आप समझ गए। ठीक है, अब मटेरियल क्या चूज करना है ये भी समझ गए आप। तब कैसा मटेरियल यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन यूज करेंगे कि फाइन ग्रेन यूज करेंगे। फाइन ग्रेन किसको कहते हैं, फाइन ग्रेन इसको कहते हैं जिसमें ग्रेन्स बहुत ज्यादा हो, मतलब ग्रेन बाउंड्री ज्यादा हो, छोटे 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 पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो वो हो गए फाइन ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन मतलब ग्रेन्स ग्रेन्स ज्यादा है, ठीक है। ओके, ये आपका फाइन ग्रेन्स कहने का मतलब है कि ये कुछ बहुत छोटा 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 छोटा, ठीक है, ये आपके फाइन ग्रेन्स हो गए। आपके कोर्स ग्रेन क्या कहलाएंगे फिर, कोर्स ग्रेन कहलाएंगे जिसमें आपकी बहुत कम हो ग्रेन बाउंड्री, ठीक है, ये कोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करना है, अपने हाई टेम्परेचर फेनोमेनन पे जहाँ क्रीप हो रही होगी वहां हम लोग कोर्स ग्रेन यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है, तो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करेंगे। और कैसा हम यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन मटेरियल यूज करेंगे। यदि हाई टेम्परेचर पे बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर यूज करेंगे और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस जो ऑक्सीडे रेजिस्ट कर पाएगा उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमने कर दिया था, क्या होगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट क्रीप स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये वाला कि टाइम टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स आर ड्रॉन फॉर। तो टीटीटी डायग्राम आपने ड्रॉ किया होगा, तो पहली बात तो ये समझते हैं ये किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन के लिए ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि हमने फेज डायग्राम जब बनाया था, मान लीजिए आयरन आयरन कार्बन डायग्राम बनाया था, तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन पे देखा था, 6.67%, 2%, 0.008% पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फेज डायग्राम बनाए थे कि क्या क्या फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन टीटीटी डायग्राम में क्या है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन के लिए हम क्या करते हैं, टीटीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टीटीटी डायग्राम कहने का मतलब है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई जो कॉम्पोजिशन है जो कन्वर्ट हो रहा है ए फॉर्म से वी फॉर्म में, मान लीजिए ए फॉर्म से बी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले धीरे धीरे ए से बी में जाएगा। पहले पहले ए 100% था, पहले बी 0% था, फिर धीरे धीरे ये 90% हुआ, वो 10% हुआ, फिर धीरे धीरे घटते घटते, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं आपके स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप जैसे कि हमने फेज डायग्राम पढ़ा है वो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम डायग्राम है। इक्विलिब्रियम डायग्राम कहने का मतलब है कि हमने उसको बहुत ही स्लो कूलिंग करवाए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम हर जगह मेंटेन कर रहा है और वो अपना स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। तो वो है इक्विलिब्रियम डायग्राम। लेकिन इन जैसे कि हमें स्टील बनाना तो हम थोड़ी अब उतना वेट करेंगे कि वो स्ट्रक्चर आएगा और वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तब हम बनाएंगे, वो तो बहुत इंडस्ट्री के हिसाब से वो सही नहीं है। तो ठीक है, तो उसकी कूलिंग की डिफरेंट 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 रेट होगी तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ओके, ठीक है। और वो किससे पता चलता है, टीटीटी डायग्राम से। तो बोल रहा है कि ड्रॉन फॉर आयरन मैग्नीज एनी एलॉय ओनली स्टील, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे टीटीटी डायग्राम, आयरन समझ ही रहे, मैग्नीज एनी एलॉय ओनली स्टील। तो हमने ड्रॉ तो किया है सिर्फ ओनली स्टील का है, तो इसका मतलब ओनली स्टील के लिए ही हो सकता है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है। तो इसमें देखेंगे कि आयरन मैग्नीज एनी एलॉय और ओनली स्टील, तो ओनली स्टील तो नहीं होगा क्योंकि स्टील के एलॉय बाकी सारे एलॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है आयरन
मैग्नीज और एनी एलॉय। तो आपका क्या होगा, एनी एलॉय के डिजाइन करते हैं, कोई स्पेसिफिक आयरन के लिए नहीं करते हैं, एलॉय के लिए करते हैं। एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं कि जब आप एक मटेरियल में दूसरे एक मटेरियल में आप दूसरे दूसरे मटेरियल की डोपिंग करवाते हैं, डोपिंग इन द सेंस कि मतलब एलॉइंग करवाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एलॉइंग करवाना। और एलॉयस क्या होता है कि मतलब उसका जो कैरेक्टर होगा वो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, जो कि एक और दो मतलब दो या दो से ज्यादा मटेरियल आपस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करके वो एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टीटीटी डायग्राम क्या होता है, एनी एलॉय के लिए आप एटी कर सकते हैं, लेकिन किसी सिंगल मटेरियल के लिए आप नहीं कर सकते हैं, किसी सिंगल मटेरियल के लिए आप नहीं कर सकते टीटीटी डायग्राम। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बाइनाइट। तो ये टीटीटी डायग्राम से रिलेटेड है कि पहली बात तो बाइनाइट बनता कब है, ठीक है। तो बाइनाइट कब बनता है, जब हम ऑस टेम्परिंग करते हैं। कब बनता है, जब हम ऑस टेम्परिंग करते हैं, ऑस टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं शो कर देता हूँ, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा। तो इधर क्या होता है, इधर होता है आपका टेम्परेचर, यहाँ आपका टाइम होता है जो कि लॉग के फंक्शन में मेंशन रहता है। तो ठीक है, तो कोई भी जैसे मान लीजिए मैंने किसका एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ही मैंने बोला था कि डीटीटी डायग्राम किसके लिए, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन के लिए डिफाइन होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील आपने वो गामा अल्फा प्लस Fe3C, ठीक है। ये आपका कितने परसेंट, 0.8% पे रहता है, और ये आपका 0.025, और ये 6.67। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेंटाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा फेराइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आपको फेज डायग्राम देखना होगा। फेज डायग्राम में हल्के से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका गामा होता है, ये आपका ये क्या है, परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये अल्फा, अल्फा प्लस गामा, इधर क्या आता है, गामा प्लस Fe3C, इसको क्या बोलते हैं, पेयरलाइट बोलते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, एल होता है, यहाँ से क्या होता है, वेट वेट, यहाँ गामा नहीं बनेगा, सॉरी, इधर Fe3C है, ठीक है। तो अल्फा इधर Fe3C इधर, बीच में क्या, अल्फा प्लस Fe3C, यहाँ लिक्विड से यहाँ लाएंगे, इसको बोलते हैं गामा प्लस Fe3C, ठीक है। तो इस कंपोजिशन की बात करें, ये कौन सी कंपोजिशन है, 0.8%, ठीक है। तो मान लो मैंने कूलिंग की गामा से अल्फा प्लस Fe3C की, तो ये जो मैंने फेज डायग्राम में दिखाया है वो क्या है, वो वेरी स्लो कूलिंग है। ये क्या है, वेरी स्लो कूलिंग, और इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कूलिंग। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे रुक रहे हैं अच्छे अच्छे खास टाइम तक,
और वो माइक्रो स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है अपना नॉर्मल आ रहा है, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो अब इसका ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है टीटीडी डायग्राम। तो टीटीडी डायग्राम में क्या होता है, मैं इस ये आगे है क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये मान लो पॉइंट है, तो ये कुछ यहाँ जाके खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ 0% है यहाँ पे। उसी तरह ये पॉइंट आपका, ठीक है, यहाँ से ये आपका नोज कहलाता है, नोज कहलाता है। यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहता है, गामा ऑस्टेनाइड इसको बोलते हैं, वहाँ गामा से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस फेज में आप क्या है, स्टेबल है। इधर आप अब कूलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, गामा अनस्टेबल फेज में होता है, तभी तो वो कन्वर्ट करना चाह रहा है पेरलाइट में। तो यहाँ पर गामा है, यहाँ पे गामा होता है, और जब इस रीजन से जाता है तो थोड़ा थोड़ा पेरलाइट बनना चालू होता है, और यहाँ जाके पूरा पेरलाइट बन जाता है। ठीक है, और ये कुछ टीएम टेम्परेचर है ऑस्टेनाइड की, ये समथिंग मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम्म, तो अब आपने कूलिंग करनी चालू की, तो कूलिंग करनी चालू की, तो मान लीजिए ये कब मिलता है, जब आप बहुत ही स्लो कूलिंग करते हुए जाएंगे, बहुत ही स्लो कूलिंग करते हुए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पेरलाइट मिलेगा, जो कि क्या होता है, कोर्स स्ट्रक्चर का होता है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, टीटीडी डायग्राम जब समझाना होगा कि वो कैसे क्यों कोर्स स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें क्या होता है, ऑस टेम्परिंग में बेसिकली, ऑस टेम्परिंग पे हम नोज के नीचे तक क्वेंच करते हैं। क्वेंच करने का मतलब क्या है, वेरी फास्ट कूलिंग, वेरी फास्ट कूलिंग अप टू द बिलो बिलो टू द नोज। एंड देन ये एक्चुअली ऑस टेम्परिंग क्या है, हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली आप हीट करते हो, होल्ड करते हो, और फिर होल्ड करते हो उस टेम्परेचर पे, तो आपको नए नए ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, ऑस टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग में क्या होता है, क्वेंच किए, होल्ड किए इस टेम्परेचर पे, जो होल्ड करे किए तो यहां तक ये गामा था, और उसके बाद ये बाइनाइट बनना चालू होता है, और इसको जब क्रॉस कर जाता है तो यहाँ क्या बनता है, बाइनाइट स्ट्रक्चर, बाइनाइट। लेकिन इसमें अंतर नहीं होता, ये अभी भी अल्फा प्लस Fe3C है, लेकिन जो अब Fe3C है ना, वो निडल्स टाइप का शेप में है। पहले क्या क्या चीज के शेप में रहता है, ये परलाइट, ये इंटरलैमेलार फेज में रहता है, इंटर लेमेलार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नीडल्स फॉर्म करता है Fe3C, जिसके कारण ये और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो बाइनाइट कब मिलता है, ऑस टेम्परिंग करने पे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बाइनाइट, बाइनाइट में क्या होगा, फेराइट होगा, स्टील होगा, ए फेराइट होगा, और लेडेबुराइट होगा। तो क्या लगता है, अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा होगा, ए फेराइट है तो अल्फा फेराइट, तो अल्फा फेराइट होता है, अल्फा फेराइट होगा इसका आंसर। ठीक है, अल्फा फेराइट हुआ इसका आंसर। तो हमने क्या किया, क्वेंच किया, नोज नोज टेम्परेचर के नीचे होल्ड किया, फिर उस टेम्परेचर पे होल्ड किया, तो हमको बाइनाइटिक स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, बाइनाइटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो निडल, जो Fe3C है वो निडल्स के फॉर्म में होता है, इस कारण उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और थोड़ी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेंचिंग की है हमने। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अल्फा फेराइट, ऐसे मिलेगा। और क्या क्या होता है, फेराइट क्या होता है, फेराइट आपका आयरन का ही फेज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अल्फा आयरन बोलते हैं इसको, अल्फा आयरन। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, BCC। ठीक है, स्टील तो आप जान रहे हैं, इसको इस रेंज को क्या बोल देते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हाइपो बोलते हैं, इसको यूटेक्टॉइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर, अप टू 2%, यहाँ पे 2%, ये है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। 0.8 से इधर है तो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील,
उधर से है 0.8% से ज्यादा है तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। और लेडेबुराइट क्या होता है? तो अगली बार कभी आए तो आप याद रखें, जब आप यूटेक्टिक यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या होता है कि एल से हुआ है गामा प्लस Fe3C, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो है उसको बोलते हैं लेडे बुराइट, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक कंपोजिशन। जैसे 0.8% वाले को क्या बोलते हैं? यूटेक्टॉइड कंपोजिशन। इसको बोलते हैं क्या? यूटेक्टिक कंपोजिशन। एक लिक्विड दो डिफरेंट सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। और यूटेक्टॉइड में क्या होता है? एक सॉलिड जो है ऑस्टेंटाइट, वो दो डिफरेंट सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड दो अलग फेजेस में कन्वर्ट, सॉलिड फेजेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको आपको कि बाइनेट में क्या क्या होगा। बाइनेट में अल्फा प्लस Fe3C होगा, लेकिन वो निडल्स के शेप में होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस हार्डनेस। एक तो हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हमने हार्डनिंग टेक्निक्स पढ़ी हुई है कि सरफेस हार्डनिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग। ये सब प्रोसेस है जिसमें हम हार्डनिंग करते हैं सरफेस की। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है कि मान लीजिए इसमें क्या है कि हार्डनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि आप फ्रीज, जैसे इस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक हार्ड मटेरियल है। तो सिलिकॉन बीसीसी स्ट्रक्चर में आता है। तो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, और बॉडी सेंटर क्यूबिक का प्रॉपर्टीज क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होता है। तो आप जैसा मटेरियल डालेंगे उसको वैसी प्रॉपर्टीज आएगी। तो सिलिकॉन हार्ड मटेरियल है तो उस सरफेस को हार्ड कर देगा। तो इसका आंसर तो होगा सिलिकॉन। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जैसे ये सल्फर, सल्फर किस लिए ऐड करते हैं? वियर रेजिस्टेंस के लिए। वियर रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा फ्री कटिंग स्टील्स, जो कि फ्री कटिंग स्टील्स हमने देखा था, उसमें हमने सल्फर अमाउंट, थोड़ा बहुत सल्फर डालते हैं। किस लिए? क्योंकि उसकी वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाए क्योंकि कटिंग करनी है टूल्स की, वो खुद ही एब्रेड हो जाएगा। तो कैसे कैसे कटिंग करेगा? तो टूल क्या होना चाहिए? वियर रेजिस्टिव होना चाहिए। और निकेल और टाइटेनियम, निकेल और टाइटेनियम, ठीक है, ये सल्फर हो गया। ये सिलिकॉन क्या है? बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है? आठों कॉर्नर क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब क्यूबिक तो रहेगा ही। एक मिनट देख लेते हैं बना के। हाँ, ये क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, आठों कॉर्नर्स पे एक एक एटम और एक बॉडी सेंटर्ड। और ये कितना शेयरिंग करता है? 1/8। जैसे ये पूरा का पूरा अंदर नहीं है, ये 1/8 पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मिला के 1/8 पार्ट है। और आठ कॉर्नर पे ये बैठे हुए हैं। तो ये कंसिस्ट करके कितने एटम बनाएंगे? एक एटम बनाएंगे और एक बीच में। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं? दो, ठीक है। ये बीसीसी होते हैं। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर क्यूबिक। यहाँ क्यूबिक से समझ आ गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? क्यूबिक होने वाला है। बॉडी सेंटर्ड मतलब जो एटम है वो बॉडी सेंटर ऑफ द बॉडी में रहने वाली है। ये कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल। तो हार्ड मटेरियल को, हार्ड एलिमेंट को आप जब एलॉइंग करते हैं, तो हार्ड एलिमेंट के एलॉइंग करते हैं तो आपको हार्डनेस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका निकेल। निकेल क्या होता है? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा? यहाँ, 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 यहाँ। चलिए यहाँ मैंने देखा, ओके, ठीक है। फिर ये मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा गौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो
ये समझेंगे कि फेस पे एक एक है, एक एक एटम फेस पे, लेकिन आधा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं एक और फिगर लेके समझा देता हूँ। ये फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बीच में, इस साइड में, फिर नीचे, फिर उस साइड में, और फिर ये बाहर की तरफ भी है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कितने कितने एटम, ये एक्चुअली क्या होता है, हाफ अंदर होता है हाफ बाहर होता है, तो इसका एटम कितना, हाफ अंदर है। तो ये इसमें हाफ है, इधर हाफ है, एक बनाएगा, इधर से एक बनाएगा, और एक साइड से एक बनाएगा, तो इधर से कितने कितने मिल गए, 3। और इसमें से 1/8 की शेयरिंग हो रही थी, तो 1। तो यहाँ से एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें कितना आ गया, 4। ठीक है, और ये क्या होता है, डक्टाइल ductile and strength is also strength is also high। टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम आपका एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एफसीसी बोल रहे, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड होता है, हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली, और ऐसे मटेरियल होंगे, ऐसे। ठीक है, वेट, ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक। और एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ ये कि ये आपस में ज्वाइन नहीं है, लेकिन ये ज्वाइन रहेंगे। तभी आप रेडियस और उसके लैटिस पैरामीटर में आप रिलेशन निकालते हैं, और उसके बाद उसकी वॉल्यूम निकाल के आप क्या निकालते हैं, एटॉमिक फैक्टर निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, और नीचे में भी ऐसे ही बना रहता है। और बीच में क्या होता है, बीच में 3 एटम लाई कर रहे होते, तो ये 1/6 की शेयरिंग होती है, ये 1/6 की शेयरिंग, जैसे 1/8 की शेयरिंग है, यहाँ 1/8 की शेयरिंग है, ये 1/2 की शेयरिंग कर रहा है, ये 1/6 की शेयरिंग कर रहा है। तो एक एटम इधर, पूरे कंस्टिट्यूट करके एक एटम इधर से मिलेगा, नीचे से एक मिलेगा, नीचे से यही सिर्फ नीचे, और 3 बीच में, 3 पूरे के पूरे हैं। तो 3 1 4 1, 3 1 4 1 5। तो इसमें नंबर ऑफ एवरेज एटम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे अपने। ठीक है, 5 हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो और ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये भी डक्टाइल होता है। ठीक है, तो ये एज कंपेरिजन टू एफसीसी लेस डक्टाइल होता है। लेकिन क्या होता है कि ये शेयर, एक्चुअली इसकी बॉन्ड लेंथ काफी दूर दूर है, तो इसको सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको लिख देंगे सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज कर लो। और सल्फर को पता ही और ये हार्डनेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। और निकेल एफसीसी स्ट्रक्चर, जहां डक्टिलिटी बढ़ानी हो वहां पे यूज कर सकते हैं निकेल का। ठीक है, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। ठीक है, सारी। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, आंसर को मैंने मेंशन नहीं किया, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज करते हैं हम लोग हार्डनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो इस पे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, क्योंकि आयरन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। जैसे मतलब कार्बन एलिमेंट को जब एज एन इम्प्योरिटीज ऐड किया जाता है आयरन में, तो वो क्या बनते हैं, स्टील बनते हैं, कास्ट आयरन बनते हैं। तो ब्रॉन्ज तो नहीं होगा। सोल्डर क्या होता है,
पीबी और एसएन, लेड और टीन, जैसे आपने सोल्डर का यूज किया होगा, दो डिफरेंट मटेरियल को तार वार जोड़ने के लिए यूज किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो किससे बना होता है? पीबी और एसएन से। ब्रॉन्ज दूसरे मटेरियल का बना रहता है, ब्रास भी दूसरे मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। स्टील क्या होता है? स्टील आयरन एंड कार्बन से बना होता है, कार्बन कंटेंट, ठीक है। ओके, थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि आयरन तो थोड़ा आयरन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आयरन ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपका स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर पे आयरन क्या रहता है? वो अल्फा आयरन रहता है, जिसको अल्फा आयरन बोलते हैं, अल्फा आयरन बोलते हैं, जो कि क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अप टू 768। और ये क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर का होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे ही 768 से आप ऊपर, एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आयरन या नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको 768 तक बढ़ाया, तो अब क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है कि वो टेम्परेचर उस टाइम पे मेंटेन है, और उसके बाद कुछ कन्वर्जन हुआ है, जो कि क्या कन्वर्जन हुआ है? अल्फा आयरन ही है अभी, लेकिन वो क्या हो गया? नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो गया है, ठीक है, 768 के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ? 910 पे क्या हुआ कि ये जो अल्फा आयरन है वो गामा आयरन में चेंज होगी। गामा आयरन का शेप क्या होता है? एफसीसी, ठीक है, एफसीसी, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है? फिर ये डेल्टा आयरन में चेंज करता है। फिर आपका ये थोड़ा सा ठीक है, ये यहाँ पे आपका होता है 1538। ये लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, इसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद ये डेल्टा आयरन वापस से बीसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये समथिंग 768, 910, ये 1410 के अबाउट ये डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन है। ये जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे मेल्ट हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सारे, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसे कि अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने तो क्या क्या होता है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, और फिर पूरा पूरा कन्वर्ट होने के बाद वो टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। जैसे कि सॉलिड से सॉलिड आइस होती है, वो लिक्विड कन्वर्ट होती है, जब तक पूरी कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या है, इसी से नाम नाम रखा गया है कि अल्फा आयरन में जब आप कार्बन की डोपिंग करते हैं, कार्बन की डोपिंग कहना सही नहीं होगा, क्योंकि डोपिंग थोड़ा सा अलग पैरामीटर है एज कंपैरिजन टू इम्प्योरिटीज ऐड करना। जब हम कार्बन इम्प्योरिटीज अल्फा आयरन में ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, कार्बन क्या है, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ जो अल्फा आयरन है वहां पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। और वो जो एलॉय बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा फेराइट, ठीक है। फिर यहाँ से गामा आयरन में जब कार्बन के इम्प्योरिटीज ऐड किए जाते हैं, तो कार्बन इम्प्योरिटीज कहाँ जाके बैठते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड सॉलिड आपस में मिलके एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड, ये क्या होगा? इंटरस्टिशियल, ये भी इंटरस्टिशियल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा कार्बन का गामा आयरन में। तो यहाँ पे क्या बनता है, इसको हम लोग बोल देते हैं वही ऑस्टेनाइट जो हमने बताया था, ठीक है।
ऑस्टेनाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल्टा आयरन में जब कार्बन की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, डेल्टा फेराइट, ठीक है। तो सिंपली ऐसे नेम होती है, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये मान लो एटम है तुम्हारे का आयरन के, ठीक है। ये तुम्हारे आयरन एटम है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आपका, यहाँ पे आपका कार्बन आके बैठ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स को बोलते हैं हम लोग। ये जो इंटरस्टिशियल, ये वॉइड्स को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन बैठा है तो हो गया इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के आगे जिक्र करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चालू होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एलॉयड विथ सिल्वर टू मेक स्टर्लिन सिल्वर। ये एक्चुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टर्लिन सिल्वर, जैसे भी आपने कभी भी चांदी का कुछ बनवाया होगा तो आपने चांदी का जो भी या कड़ा उड़ा टाइप या फिर या रिंग्स विंग्स जो भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें आपने गौर किया होगा, गौर तो नहीं किया होगा उतना। हम्म, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका सिल्वर है, यहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा 925 लिखा हुआ, 925 सिल्वर। ये आपने खरीदा होगा, जब भी आपने देखा होगा किसी न किसी में 925 ऐसा लिखा रहता है। तो सिल्वर को स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, सिल्वर कहने का मतलब है जो चांदी हम लोग उपयोग करते हैं वो। तो एक्चुअली क्या होता है, सिल्वर बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस पे हम कॉपर एलिमेंट की एडिंग करते हैं, जिसके कारण वो सिल्वर थोड़ा हार्ड बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टर्लिन सिल्वर। इसमें क्या बोलते हैं, कॉपर का ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, और 925 का सिग्निफिकेंस क्या है कि 92.5% आपकी सिल्वर है उसमें, और 7.5% क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो आप हमेशा 925 देखें तो आप कम से कम मतलब समझ पाए उसका कि 925 क्यों लिखा हुआ है। ओके, ओके, ठीक है। तो यहां तक हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो चुका है।